पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान विषय के साथ बीए, एमए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे साथियों के लिए ये एक नई पहल है पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी की, जिसको हमने दी कॉन्सेप्ट टॉक नाम दिया है। इसमें हम सप्ताह में एक बार या उससे अधिक जैसा संभव हो पाएगा राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणाओं और सिद्धांतों के ऊपर संपूर्णता में चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमने सबसे पहले चुना है व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरलिज्म को। तो चलिए बिना देरी के समझते हैं व्यवहारवाद क्या है और राजनीति विज्ञान और सोशल साइंसेस पर इसका क्या प्रभाव है, कैसे इसने राजनीति विज्ञान के कंटेंट यानी विषय वस्तु को और उसकी पद्धति को बदला है। पहले स्थिति क्या थी और उसके बाद स्थिति क्या रही। तो व्यवहारवाद का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरलिज्म। व्यवहारवाद बेसिकली परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों से असंतुष्ट और राजनीति विज्ञान में विशुद्ध वैज्ञानिक पद्धतियों के, नई पद्धतियों के, स्टैटिस्टिकल मेथड्स के इस्तेमाल का समर्थक, डिफरेंट मॉडल्स के माध्यम से, अप्रोचेस के माध्यम से राजनीतिक व्यवहार और राजनीति की वस्तु स्थिति की समझ, उसका विश्लेषण, साथ साथ में भविष्यवाणी की क्षमता अर्जित करने के योग्य बनाने का राजनीति विज्ञान का एक प्रकल्प है, एक ऐसी क्रांति है जिसने राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु और साथ साथ उसके अध्ययन की पद्धति, इसको एक साथ अगर हम कहना चाहें तो हम कहेंगे कि राजनीति विज्ञान में अप्रोच का एक अंतर किया। इससे पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स से, खासतौर से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स का अध्ययन करते रहे राजनीति विज्ञान में। आपने जेम्स विल्फोर्ड गार्नर का एक स्टेटमेंट सुना होगा कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी को अपने आप में समराइज करता हुआ एक स्टेटमेंट है, जो ये कहता है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये स्थिति 1950 से पहले का, या अगर संकल्पना के हिसाब से हम लोग समझेंगे तो व्यवहारवाद से पहले का जो राजनीति विज्ञान है, जो वास्तव में राजनीतिक दर्शन कहे जाने के ज़्यादा निकट है, उसकी स्थिति को तो साफ साफ बयां करता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थितियां बदली और राजनीति विज्ञान में राजनीति के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, उसके भविष्यवाणी उसके संबंध में की जा सके, इसकी एक पहल लोगों ने की। तो व्यवहारवाद ऐसे लोगों के प्रयासों का समेकित या समन्वित नाम है जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों से असंतुष्ट थे, उसकी विषय वस्तु में ऐसी चीज़ें डालना चाहते थे जिससे हम यह जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान राजनीति है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकें और उसका विश्लेषण कर सकें। ये नई और वैज्ञानिक पद्धतियों के इस्तेमाल का समर्थक है, ख़ासतौर से जो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं। दूसरी बात, मॉडल्स के माध्यम से और डिफरेंट अप्रोच के माध्यम से राजनीति और ख़ास तौर से राजनीति में भी जो राजनीतिक संस्थाओं में काम करने वाले लोग हैं, राजनीतिककर्ता हैं, उनके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। राजनीति विज्ञान को इंटरडिसिप्लिनरी यानी अंतर अनुशासनात्मक बनाने पर बल देता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकता प्रदान करना, उसकी स्टडी, उसकी रिसर्च को साइंटिफिक बनाना, ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ बनाना तथा विशुद्ध विज्ञान बनाने का प्रयास करना। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को उस तरीके का साइंस बनाने की कोशिश की जिस तरीके से फिजिक्स है, जैसे उसके अपने सेट प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे ही राजनीति में भी कुछ प्रिंसिपल्स खोजे जा सकते हैं। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में कुछ नियमितताएं हैं जिनको यदि हम खोज लें रिसर्च के माध्यम से, जिनका एनालिसिस कर लें, तो हम राजनीतिक घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी कर सकते हैं और उनका सही विश्लेषण कर सकते हैं। ये व्यवहारवाद की मान्यता है। और इसके साथ साथ इसने राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण यानी थियरी बिल्डिंग पर बल दिया और इसको इंटरडिसिप्लिनरी बनाने की कोशिश की। इसको हम आगे वाले स्टेप्स में और अधिक डिटेल में समझेंगे। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद को समझने के साथ साथ उसके साथ एक जो धारा चल रही है वो है परंपरावाद की, ट्रेडिशनलिज्म की। व्यवहारवाद जहाँ तथ्यों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है
तथ्यों के साथ बात करना चाहता है, रिसर्च में तथ्यों को इंक्लूड करना चाहता है और मूल्यों की उपेक्षा करता है। ये वैल्यू फैक्ट डाइकोटोमी कहलाती है राजनीति विज्ञान में, जो जिस समय ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस से हम लोग मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस या बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसी बीच एक डाइकोटोमी है, एक विवाद है पूरा। कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि राजनीति के अध्ययन के समय राजनीति विज्ञान में हम लोग मूल्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि समाज वैज्ञानिक या राजनीति वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान के विद्वान के रूप में हमारा मुख्य दायित्व ही यह है कि हम मूल्यों का संरक्षण करें। इसके पैरेलल या कहेंगे इसके अगेंस्ट एक विचार है व्यवहारवाद, जो ये कहता है कि नहीं, हमें राजनीति में तथ्यों पर बल देना चाहिए और मूल्यों की तरफ हमको ध्यान नहीं देना चाहिए या उसकी उपेक्षा पर उसने ज़्यादा काम किया। ट्रेडिशनलिज्म मैं इसको रेखांकित करना चाह रहा हूँ कि इसी समय में, जिस समय डेविड स्टन हो या रॉबर्ट डेहल हो, हैरोल्ड डी लॉसवेल हो, मल्फ्रोड जी सिवली हो, ये सब जहाँ राजनीति में तथ्यों की बात कर रहे थे, व्यवहारवाद की बात कर रहे थे, उसको विशुद्ध विज्ञान बनाने की बात कर रहे थे, उसके साथ साथ कुछ विचारक ऐसे थे, खासतौर से कुछ दार्शनिक, जिनमें लियो स्ट्रॉस हैं, माइकल ऑक्सफोर्ड हैं, हन्ना ऑरेंट हैं, एरिक वॉइगलिन हैं और उनके कुछ समर्थक विद्वान हैं, जो ये कह रहे थे कि नहीं, राजनीति में जो ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक परंपरा में राजनीति विज्ञान की जो ग्रंथ लिखे गए हैं, हम उनकी उपेक्षा करके राजनीति की संपूर्ण समझ विकसित नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने हॉब्स के अध्ययन पर, लॉक के अध्ययन पर और जितने परंपरागत विचारक हैं उनके अध्ययन पर बल दिया। फिर भी परंपरावाद एक अपने आप में विचारधारा है जो राजनीति में परंपरागत ग्रंथों के अध्ययन की और उनके विश्लेषण की, उनके हिसाब से राजनीति विज्ञान को समझने की समर्थक है। तो ट्रेडिशनलिज्म बेसिकली व्यवहारवाद के अगेंस्ट एक विचारधारा के रूप में समझा जाता रहा है। हालांकि बाद के समय में जब हम उत्तर व्यवहारवाद की तरफ बढ़े 1969 में डेविड स्टन ने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अध्यक्ष उद्बोधन में जब उत्तर व्यवहारवाद की बात कही और ये कहा कि हम अपने सामाजिक सरोकारों से मुक्त नहीं हो सकते, उनको अछूता नहीं छोड़ सकते, तो हम कहीं ना कहीं परंपरावाद और व्यवहारवाद के बीच एक सेतु, एक पुल बनता हुआ देख पाए। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स का इसमें बहुत अहम योगदान है। 1903 में अमेरिका में एक संस्था गठित हुई, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, और इसके पहले अध्यक्ष बने फ्रैंक जे गुडनाउ। आप इसको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान से देखिएगा। अगले कुछ समय में मुझे ऐसा लग रहा है कॉम्पिटिशन्स में सवाल पूछे जाएंगे कि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, डेविड स्टन कब इसके अध्यक्ष बने, 1925 में चार्ल्स सी मेरियम इसके अध्यक्ष बने, इसको भी हम आगे समझेंगे। तो ये एक बेसिक बैकग्राउंड है जो राजनीति के वास्तविक या वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। इसको थोड़ा सा और हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो सबसे पहले इसमें आता है वैल्यू फैक्ट डाइकोटोमी, जिसकी हमने बात की। हम राजनीतिक सिद्धांत को मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं, एक नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी और एक एम्पिरिकल या बिहेवियरल या साइंटिफिक पॉलिटिकल थियरी। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी वैल्यूज़ के अध्ययन पर बल देती है और उसी के हिसाब से राजनीति को समझने में रुचि रखती है। वैल्यूज़ में अगर हम देखें तो वैल्यूज़ का मतलब क्या है, बेसिकली एक क्वेश्चन तो ये बनता है, और दूसरा वैल्यू जो हैं वो राजनीति में कब कब राजनीति के अध्ययन में कहाँ महत्वपूर्ण नहीं। तो जितना भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस है, सबसे पहले जैसे हम प्लेटो पे जाएं, वैल्यू का मतलब है हम इस हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लेन करें, इस हिसाब से चीज़ों को समझें और समझाएं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या त्याज्य है, क्या वरेण्य है। आप ये देखें कि इस पैमाने से अगर हम अध्ययन करने लगेंगे, जैसा लंबे समय तक किया जाता रहा, इस पैमाने से अगर हम निष्कर्ष देने लगेंगे, जैसा राजनीतिक दर्शन की परंपरा में लगातार किया गया, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति के अपने मूल्य, अपने विश्वास, अपनी संस्कृति, अपनी समझ, अपनी विचारधारा होती है और उसके हिसाब से वो चीज़ों को गलत या सही बताता है। आप इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं संविदावादी विचारकों में। हॉब्स मनुष्य के व्यवहार के संबंध में कहता है कि मैन इज बाय नेचर सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिस एंड सॉल्ट एनिमल। मनुष्य स्वभाव से एकांगी, दीनहीन, दरिद्र और पाशविक प्राणी है। जबकि उसी देश का निवासी एक दूसरा विचारक जॉन लॉक,
जो जिनमें हार्डली एक शताब्दी का भी अंतर नहीं है, वो मनुष्य के स्वभाव के बारे में सर्वथा उसके विपरीत निष्कर्षों पर पहुंचता है। वो ये कहता है कि मनुष्य शांति और सद्भाव चाहता है। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि इन दोनों ने मनुष्य के स्वभाव के विषय में जो मत दिया वो उनके वैल्यूज से, उनकी संस्कृति से, उनके समय की समझ से प्रभावित था। ये कोई साइंटिफिक कंक्लूजन या ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन नहीं था। इसको भी हम लोग समझेंगे और अधिक विस्तार में। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी वैल्यू बेस्ड है, जो उचित अनुचित पर अधिक बल देती है, जो सद असद पर ज़्यादा बल देती है, जो गलत सही पर ज़्यादा बल देती है, जो वरेण्य और त्याज्य पर ज़्यादा बल देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर प्लेटो का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए या दार्शनिक को राजा होना चाहिए। अब अगर ये बात साइंटिफिक है, अगर ये बात साइंस के उस नियम की तरह है जो ये कहता है कि कोई वस्तु हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो नीचे गिरती है, तो फिर अरस्तू को भी ऐसा ही कहना चाहिए था। अरस्तू ने इसके विपरीत बात कही। प्लेटो ने भी खुद अपने ही शुरुआती दर्शन के लगभग विपरीत या उससे इतर बात की अपनी पुस्तक लॉज में, और वहाँ पर वो विधि के शासन की तरफ बढ़ा। अगर हम अरस्तू का अध्ययन करते हैं तो वो तो एकदम से उलट निष्कर्ष पे पहुंचा। उसने कहा कि दार्शनिक राजाओं का नहीं बल्कि विधि का शासन होना चाहिए, क्योंकि विधि वासना रहित विवेक है। वो आवेश में आके डिसीजन नहीं करती है, बल्कि उसके डिसीजन स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं, और वो सब व्यक्तियों पर को समान रूप से देखती है। तो अरस्तु विधि के शासन की तरफ गया। ऐसे में हम लोग जब हम डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी का एक आपने डिस्कोर्स सुना होगा, इसके साथ साथ एक डिस्कोर्स सुना आपने इमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी या रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी की जो डिबेट है उसको आप ध्यान से समझें। वो पूरी डिबेट नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी के डिक्लाइन की है, वो मूल्यपरक राजनीतिक सिद्धांत के डिक्लाइन की है, और रिसर्जेंस का जो विचार है वो भी नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी के डिक्लाइन का ही है। इसको हम किसी और कक्षा में समझेंगे, किसी और लेक्चर में समझेंगे। अब हम आते हैं पब्लिकेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट बुक्स। जैसा मैंने कहा, इन किताबों को अगर हम व्यवहारवाद को समझ रहे हैं तो जरूर संज्ञान में लेना चाहिए। आप देख रहे हैं लगातार, एक तो सबटाइटल्स किताबों के बहुत पूछे जा रहे हैं नेट जेआरएफ के एग्जाम में, अब ये पीजीटी टीजीटी में भी पूछे जाएंगे। और दूसरा किताबों के पब्लिकेशन का क्रम और कौन सी किताब किस सार पर केंद्रित है, उसका सब्सटेंस क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग इन किताबों के माध्यम से समझते हैं जो व्यवहारवाद से सीधा मेल खाती हैं। पहली किताब है आर्थर बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट अ स्टडी ऑफ सोशल प्रेशर। ये 1908 में प्रकाशित हुई। आर्थर बेंटले एक अमेरिकन समाज वैज्ञानिक हैं, और ग्राहम वालास की किताब का नाम है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908। ये एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हैं। आर्थर बेंटले ने राजनीति में ये कहा कि यदि हम राजनीति की वस्तु स्थिति को समझना चाहते हैं तो हमको गवर्नमेंट की प्रोसेस के ऊपर, उसकी प्रक्रिया के ऊपर जो सोशल प्रेशर है, और सोशल प्रेशर कौन डालता है? ग्रुप्स डालते हैं, प्रेशर ग्रुप्स डालते हैं। तो उसने दो बातों पर ध्यान हमारा खींचा। एक तो सामाजिक जो दबाव है राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर, गवर्नमेंट की प्रोसेस के ऊपर, उसको हमको समझना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर ग्रुप्स की स्टडी महत्वपूर्ण हुई। और दूसरा, उसने प्रोसेस की अवधारणा की तरफ हमारा ध्यान खींचा, इसको और अधिक एक्सप्लेन और एक्सटेंड किया। 1951 में एक किताब आई थी डेविड ट्रूमैन की, उसका नाम था द गवर्नमेंटल प्रोसेस। इन किताबों को पूछा जाता रहा है लगातार। तो ये शुरुआती पहल थी जहाँ पे हमने जो औपचारिक स्ट्रक्चर्स हैं राजनीति के, जो फॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, पार्लियामेंट है यानी लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, इससे इतर भी जो अनौपचारिक प्रक्रियाएं हैं राजनीति की, उनकी तरफ ध्यान केंद्रित किया। और आज तो हम ये समझ रहे हैं शासन और राजनीति, सरकार और राजनीति के बीच जो डिफरेंस है वो बेसिकली यही है कि राजनीति में हम लोग जो अनौपचारिक प्रक्रियाएं हैं, दबाव समूह है, जनमत है, और माने मीडिया का प्रभाव है राजनीति के ऊपर, दबाव समूह है, राजनीतिक दल हैं, प्रतिनिधित्व की प्रणालियां हैं, इन सब का अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहला ध्यान 1908 में आर्थर बेंटले ने इस तरफ खींचा, उसकी किताब ने। दूसरा किताब ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, जो 1908 में ही आई। इसने राजनीति में मनोविज्ञान के प्रभाव को, राजनीति का अध्ययन करते समय जो राजनीतिक नेतृत्व करता है या राजनीतिक लोग हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करते समय उनके मनोविज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया। इस तरह से जो मनोविज्ञान है वो राजनीति के अध्ययन में कितना महत्वपूर्ण है, ये किताब इसकी तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करती है। इस
इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव है वो है चार्ल्स ई मेरियम की किताब, और उसका टाइटल है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। 1903 में जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस नाम एसोसिएशन नाम की संस्था बनी थी अप्सा, उसके अध्यक्ष बने चार्ल्स ई मेरियम, और इन्होंने ही शिकागो स्कूल की शुरुआत की अमेरिका में, जो बाद में जाकर के व्यवहारवाद और ख़ास तौर से शक्ति के अध्ययन का एक गढ़ बना, जिससे बहुत सारे स्कॉलर्स बाद में निकले। तो चार्ल्स ई मेरियम को हम व्यवहारवादियों का बौद्धिक पिता कहते हैं, इंटेलेक्चुअल गॉडफादर कहते हैं। इन्होंने राजनीति के अध्ययन में जो नई प्रवृत्तियां उभर रही थीं और जो व्यवहारवाद की जड़ बनी, उसकी आधारशिला बनी, उसकी तरफ इस किताब में बातचीत की। रॉबर्ट डेहल की किताब है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, 1936। ये किताब लगातार पूछी जाती रही है। इसने राजनीति को बेसिकली परिभाषित करते समय उसको केवल सत्ता और शक्ति की जो प्राप्ति है, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, इसका खेल समझा, और राजनीति का एक कहीं अधिक जो व्यवहारिक मीनिंग है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया। और इस सब में सबसे महत्वपूर्ण किताब जो लगातार पूछी जाती रही है और इसका सबटाइटल कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा, वो है पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 1953। और इसका पहला स्टेटमेंट है, फ्रॉम द टाइम ऑफ अरिस्टोटल वी नो पॉलिटिकल साइंस एज मास्टर साइंस। अरस्तु के समय से ही हम पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस के रूप में देखते रहे हैं। और इन्होंने 1953 में प्रकाशित इस किताब में राजनीति विज्ञान की उस समय की स्थिति की तरफ ध्यान खींचा। डेविड ईस्टन की मुख्य चिंता बेसिकली ये थी कि दूसरे समाज विज्ञान नई पद्धतियों को ईजाद कर रहे थे, उनका इस्तेमाल कर रहे थे, और कहीं अधिक वस्तुनिष्ठ हो चले थे, कहीं अधिक व्यवहारिक हो चले थे, कहीं अधिक जो समकालीन वास्तविकताएं हैं, बजाय ऐतिहासिक पद्धति के, बजाय दार्शनिक पद्धति के, बजाय संस्थात्मक पद्धति के, बजाय लीगल फॉर्मल अप्रोच के, वो साइंस की तरफ, वो स्टैटिक्स की तरफ, वो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, वो ह्यूमन बिहेवियर पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। तो डेविड ईस्टन की मुख्य चिंता भी राजनीति विज्ञान को ऐसा ही बनानी थी। उन्होंने 1953 में प्रकाशित इस किताब में उस समय के राजनीति विज्ञान की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया और पॉलिटिकल सिस्टम की अवधारणा पर बल दिया। इसको भी हम समझेंगे कि कैसे व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान की केवल कंटेंट में चेंज किया हो, केवल पद्धति में चेंज किया हो, और इन दोनों को मिला के अगर हम एक साथ बोलें तो अप्रोच में चेंज किया हो, ऐसा नहीं है, बल्कि राजनीति विज्ञान की जो अवधारणाएं हैं उनको भी परिष्कृत करने में, उनको आज के समय के अनुकूल बनाने में, और राजनीति के वास्तविक विश्लेषण के समय हम लोग किन अवधारणाओं का प्रयोग करें, उसके विकास में भी व्यवहारवाद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आपने कुछ अवधारणाएं सुनी होंगी, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक गतिशीलता, राजनीतिक सहभागिता, ये सब, और इवन शक्ति, सत्ता और वैधता प्रभाव की जो अवधारणाएं हैं, ये भी व्यवहारवादी क्रांति के बाद या उसके साथ साथ जो विश्लेषण हमने किया तृतीय विश्व के देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान गया, जिसमें मायरन वीनर हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा मॉरिस जोन्स भी हैं, जिसमें लुसियन पाई भी हैं, जिसमें सिडनी बर्बा भी हैं, जिसमें गैब्रियल आमंड हैं, जिसमें जीवी पावेल हैं, और बहुत सारे लियोनार्ड बिंडर वगैरह हैं। इन सब ने अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, खासतौर से तृतीय विश्व की तरफ ज़्यादा ध्यान इन लोगों ने दिया। तो वो विश्लेषण करते समय जो नई अवधारणाएं प्रयोग में लाई गई, जिनका विकास किया गया, वो भी व्यवहारवाद का राजनीति विज्ञान में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। सीमोर मार्टिन लिपसेट की एक किताब है पॉलिटिकल मैन, द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, 1959। पॉलिटिकल मैन के नाम से इनका टाइटल है, और ये बहुत अच्छी किताब है। इन्होंने भी जो सामाजिक आधार हैं राजनीति के, उसके अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया, और उसने तो अपनी किताब में ये तक कह दिया कि जो लोकतंत्र है वो एक तरीके से उदारवाद में चुनावी संघर्ष है। तो इसकी आलोचना हुई काफ़ी, इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हिंज युलाउ की एक किताब है बिहेवियरल परसुएशन इन पॉलिटिक्स, 1963। रॉबर्ट डेहल की किताब है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, 1963। तो इनका क्रम भी आप लोग याद रख लेंगे, इनके सबटाइटल्स भी याद रखेंगे, और इनकी थीम भी याद रखेंगे। डेविड ईस्टन ने इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म, यानी कि व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं बताई, और ये 8 बौद्धिक आधारशिलाएं हैं। आप इनको कंपटीशन के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इनका क्रम क्या है, ये कितनी है,
और सबसे पहले कौन सी है, सबसे बाद में कौन सी है। ये क्रम नेट जेआरएफ के एग्जाम में लगातार पूछा गया है। क्रम उतना महत्वपूर्ण है निश्चित तौर पे कंपटीशन के हिसाब से, लेकिन इसकी जो समझ है शायद वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी आपको इस व्यवहारवाद की अवधारणा को समझने में। डेविड ईस्टन ने ये कहा कि व्यवहारवाद की जो ये 8 आधारशिलाएं हैं, इन पर ही व्यवहारवाद का सारा अर्थ और संदर्भ टिका हुआ है। सबसे पहला है रेगुलरिटीज, नियमितताएं। सिद्धांत बनाने के लिए, प्रिंसिपल्स गढ़ने के लिए, थेराइजेशन के लिए आपको किन्हीं ना किन्हीं नियमितताओं की जरूरत होती है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे की तरफ आती है, तो ये एक रेगुलरिटी है। हम आज फेंकें, कल फेंकें, भारत में फेंकें, अमेरिका में फेंकें, सुबह में, शाम में, दिन में, रात में, वो वस्तु नीचे ही गिरती है। तो हम एक सिद्धांत तक पहुँचते हैं और वो गुरुत्वाकर्षण का नियम या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। तो डेविड ईस्टन ने ये कहा कि राजनीति में भी मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण करते समय उसमें हम कुछ ऐसी नियमितताएं खोज सकते हैं, कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो लगातार उभर कर सामने आते हैं। तो अगर हम उनको खोज पाएं तो हम मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में, उसके संबंध में कुछ निष्कर्षों पर पहुंच सकेंगे और उसके बारे में हम कुछ प्रेडिक्शंस यानी कुछ भविष्यवाणियां कर सकेंगे। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। हम जोक सुनाते हैं तो जोक सुनाने पे लोग हंसते हैं। ये हो सकता है कि बहुत से लोग खिलखिला के हंसते हैं, बहुत से लोग बस मुस्कुराते हैं, बहुत से माने मुस्कुराते भी बहुत हल्के मन से हैं, बहुत से बहुत देर से मुस्कुराते हैं, घर जाके याद आता तब मुस्कुराते हैं। लेकिन एक आम ट्रेंड ये है ह्यूमन बिहेवियर का कि जोक सुनाने पे लोग हंसते हैं। इसको मैं नेगेटिव वे में अगर बोलूँ तो ऐसे बोलूँगा कि जोक सुनाने पे कोई भी रोता नहीं है, तो क्या ये एक रेगुलरिटी नहीं है? ऐसे ही हम अगर चुनाव के संदर्भ में इसे समझें तो वोट डालते समय हम जिस उम्मीदवार को वोट देते हैं, अगर हम ये समझ लें कि वोट देते समय जो उस सामाजिक स्थिति है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति है, उसकी प्रोफेशन है, उसकी जाति संबंधी निष्ठाओं को अगर हम जोड़ के देख लें उसके व्यवहार को, तो हम अगली बार भी प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि ये व्यक्ति, ये समूह इन बातों से प्रभावित होकर वोट देता है। तो क्या हम प्रेडिक्शन की स्थिति में नहीं होंगे? क्या हम कोई रेगुलरिटी नहीं खोज पाएंगे? डेविड ईस्टन ने यह कहा कि ऐसी रेगुलरिटीज ह्यूमन बिहेवियर में खोजी जा सकती हैं और हम इस तरह से अगर हम कुछ रेगुलरिटीज खोज पाए तो हम कुछ सिद्धांत बनाने की स्थिति में होंगे। जो व्यवहारवादियों के आलोचक थे, सबसे बड़े परंपरावादी, उन्होंने ये कहा कि मनुष्य के व्यवहार में रेगुलरिटी ये बहुत मुश्किल काम है, ये लगभग असंभव है। अच्छा, अगर हमने कुछ रेगुलरिटीज़ खोज भी ली तो वो जरूरी नहीं है कि किन्हीं बड़े सिद्धांतों के निर्माण में सहायक हों। दूसरा है वेरिफिकेशन, सत्यापन। सत्यापन बिल्कुल आम बात है। एग्जिस्टिंग ज्ञान, एग्जिस्टिंग जो हमारे सिद्धांत हैं, सूचनाएं हैं, उनको वेरीफाई करना, ये जांचना कि क्या वो सही हैं, क्या वास्तव में वो सच हैं या नहीं हैं। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको कि ऊपर की तरफ अगर हम कुछ फेंकते हैं तो वो नीचे गिरता है। आपके दिमाग में सवाल आया कि ऐसा कैसे, मैं तो नहीं मान रहा इस बात को, तो आप तुरंत से ये करके देख सकते हैं, आपने ऊपर फेंका और वो नीचे गिर गया। तो ये जो ज्ञान है कि ऊपर फेंकने पे भी चीज़ें नीचे आती हैं, ये सत्यापित हुआ, ये वेरीफाइड हुआ। मैंने ये कहा एक रिसर्च में कि उच्च शिक्षा महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाती है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाती है। तो आपके दिमाग में आया कि ये क्या सच है, इसको वेरीफाई करके देखते हैं। आपने एक सैंपल लिया और लगभग उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल किया जो मैंने किए थे, उसी साइज़ का सैंपल लिया और आप इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि जैसे जैसे महिलाएं उच्च शिक्षित हुई उनकी राजनीतिक सहभागिता बढ़ती गई। तो आपने मेरे इस सामान्यीकरण को, मेरे इस जनरलाइजेशन को सत्यापित कर दिया। तो डेविड ईस्टन ने इस बात पर बल दिया कि यदि राजनीतिक घटनाओं को ईमानदारी से और संपूर्णता में समझना है तो हमें सत्यापनीय यानी वेरीफाइएबल ज्ञान का सृजन करना होगा। इसके लिए वस्तुनिष्ठ ढंग से निकाले गए ऐसे निष्कर्षों तक पहुंचना होगा जिनका सत्यापन किया जा सके। तीसरा है तकनीक। टेक्निक, व्यवहारवादी शोध सामग्री के संग्रह करने और उसकी व्याख्या करने में वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग को बहुत महत्व देते हैं। तकनीक पर ज़्यादा बल देने के कारण ही डेविड ईस्टन ने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें वार्षिक अधिवेशन में जब अध्यक्ष बने वो, तो उद्बोधन दिया और पहली बात ही ये कही कि व्यवहारवाद में शोध करते समय, व्यवहारवादी शोध करते समय हमने तकनीक पर बहुत अधिक बल दिया और परिणाम ये हुआ कि सार यानी सब्सटेंस पीछे छूट गया। तो उन्होंने पहली बात कही, सब्सटेंस मस्ट प्रीसीड दी टेक्निक। 7 जो क्रेडोज हैं,
उत्तर व्यवहारवाद के, पोस्ट बेहवियरिज्म के जो 7 मुख्य मान्यताएं हैं उनमें से पहली है सब्सटेंस मस्ट प्रीसीड द टेक्निक, यानी कि सार जो है वो तकनीक से पहले होना चाहिए। हमारा शोध समाज के संदर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए। तकनीक शोध पर हावी हो जाए, तकनीक सार पर हावी हो जाए, ये बहुत खराब स्थिति है। लेकिन व्यवहारवाद के समय तकनीक की शुद्धता पर इतना अधिक बल दिया गया, स्टैटिक्स के प्रयोग पर, मैथमेटिकल फार्मूलाज के प्रयोग पर, और जो राजनीतिक व्यवहार है उसके एनालिसिस पर, उसमें जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं उन पर, उनकी शुद्धता पर बहुत अधिक बल देने के कारण ही हम कहीं ना कहीं एक आलोचना राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की ये सुननी पड़ी कि हम तकनीक प्रिय हो गए बजाय सार प्रिय होने के। लेकिन इसका अच्छा परिणाम ये हुआ कि राजनीति विज्ञान में बहुत सारे ऐसे मेथड्स आए जिसने उसको अधिक साइंटिफिक बनाया, और कहीं ना कहीं जो आनुभविक निष्कर्ष हैं, एम्पिरिकल माने कंक्लूजन्स हैं, उनकी तरफ हम लोग बढ़े। नेक्स्ट है क्वांटिफिकेशन, यानी कि इसको बोलेंगे परिमाणीकरण या मात्राईकरण। इसका मतलब क्या है, हमें गुणात्मक निर्णयों से बचना चाहिए, क्वालिटेटिव जो कंक्लूजन से बचना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये कहा कि नॉर्मेटिव जो पॉलिटिकल थियरी है, मूल्यपरक राजनीतिक सिद्धांत है, वो ये कह देगी, वो एक गुणात्मक निष्कर्ष देगी कि मनुष्य स्वभाव से एकांगी है या दीनहीन है या दरिद्र है या पाशविक है, या मनुष्य स्वभाव से शांति और सौहार्द चाहने वाला है। लेकिन व्यवहारवादी कोई वैज्ञानिक इस बात को नहीं मान्यता देगा। वो ये कहेगा कि आप ये कहिए कि मनुष्य अच्छा है या बुरा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताइए, उसको क्वांटिफाई करिए, उसकी मात्रा बताइए कि इतना बुरा है, इतना अच्छा है। लोग अपनी जाति के आधार पर वोट डालते हैं, ये एक गुणात्मक निष्कर्ष है, ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। ऐसे बोलिए कि 80% लोग अपनी जाति के आधार पर वोट डालते हैं, 60% लोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वोट डालते हैं। क्वांटिफिकेशन पर व्यवहारवाद में बहुत अधिक बल दिया गया। नेक्स्ट है वैल्यूज़, यानी कि मूल्य। वैल्यू फैक्ट डाइकोटोमी के विषय में हम लोग ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल थियरी के ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ जाने का जो शिफ्ट करने का सिलसिला है, उसे हम अगर इस वैल्यू फैक्ट डाइकोटोमी के हिसाब से देखें तो वो वैल्यूज़ की स्टडी से फैक्ट की तरफ जाने का सिलसिला कहा जा सकता है। वैल्यूज़ की स्टडीज से भी और रिसर्चर्स को अपनी वैल्यूज से भी दूर रखने की सलाह बिहेवियरलिज्म ने दी, व्यवहारवाद ने दी। उसने ये कहा कि रिसर्च करते समय, ज्ञान का सृजन करते समय, शोध करते समय जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको अपने मूल्यों को, अपनी वैल्यू प्रेफरेंसेस को, अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा, अपने धर्म, अपनी जो पहचाने हैं, उनसे मुक्त होना चाहिए और उनसे न्यूट्रल होकर, उनसे तटस्थ होकर के, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होकर के रिसर्च करने चाहिए। और जो डेटा कहता है, जो आपने आंकड़े एकत्रित किए, जो वो कहते हैं, फिर चाहे वो आपके मत के खिलाफ हो, फिर चाहे वो आपकी मान्यता के विपरीत जाता हो, आपको वही निष्कर्ष देने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको वैल्यू न्यूट्रल हो करके अपने हिसाब से हम गलत, सही, उचित, अनुचित, सत, असद बताते रहें। इन प्रश्नों से इतर वस्तु स्थिति का अध्ययन करना चाहिए, चाहे वो हमारी वैल्यूज़ का समर्थन करती हों, चाहे वो विपरीत जाती हों। अगर कोई डेटा हमारी वैल्यूज़ के विपरीत जा रहा है तो हमको सहर्ष ये स्वीकार करना चाहिए और हमको उन्हीं निष्कर्षों को सामने रखना चाहिए जो डेटा ने दिए हैं, ना कि अपने निष्कर्ष। तो वैल्यूज़ से न्यूट्रलिटी और अपने वैल्यूज़ को रिसर्च में ना आने देना, वैल्यूज़ की स्टडी के बजाय इन्होंने फैक्ट के स्टडी पर बल दिया। नेक्स्ट है सिस्टमैटिजेशन, यानी कि व्यवस्थीकरण या क्रमबद्धीकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप में किसी नवीन और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक ज्ञान के सृजन के लिए क्रमबद्धता यानी सिस्टमैटिजेशन बहुत ज़रूरी है। आप ये देखना चाहते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं ने किस प्रकार से महिला नेतृत्व को विकसित करने में मदद की है, या आप ये देखना चाहते हैं कि महिला आरक्षण ने किस प्रकार से महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाया है, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक सिस्टमेटिक स्टडी करनी है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया
कि मन की बात जो हमारे मन में आ रहा है उसका कोई स्थान साइंटिफिक रिसर्च में नहीं है, बल्कि फैक्ट की बात होनी चाहिए। जो फैक्ट कह रहा है वो होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक समस्या का चयन करेंगे, अपना एक टाइटल बनाएंगे, उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे जो उससे रिलेटेड है। फिर क्या करेंगे, रिसर्च गैप खोजेंगे। रिसर्च गैप खोजने के बाद आप कुछ अपनी हाइपोथेसिस बनाएंगे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, रिसर्च के क्वेश्चन डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करेंगे जहाँ से जो भी आपने सैंपल लिया है, और डेटा कलेक्ट करने के बाद आप अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। हाइपोथेसिस प्रूव करना, हाइपोथेसिस टेस्ट करना, इसको ध्यान से समझें। हाइपोथेसिस कभी भी प्रूव करने का विषय नहीं है, वो हमेशा टेस्ट करने का विषय है। गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। अगर डेटा उसको गलत साबित करता है तब भी हमको उतना ही प्रसन्न रहना है, और अगर वो उसको सही साबित करता है तब भी उतना ही प्रसन्न रहना है, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्ट करने का विषय होती है। तो इसने ये कहा जैसे हाइपोथेसिस टेस्ट हुई, जो निष्कर्ष निकला, सपोज करें ये निष्कर्ष निकला कि महिला आरक्षण ने, पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण ने महिला नेतृत्व और महिलाओं की सहभागिता को ऊंचा किया है, ऊपर किया है, बढ़ाया है। तो हमको फिर ये सामान्यीकरण करना होगा कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उन्होंने महिला नेतृत्व को विकसित करने में, उनमें आरक्षण की व्यवस्था ने महिला सहभागिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो फिर आगे कभी सरकार को, शासन को अगर महिला नेतृत्व को, महिला सहभागिता को और बढ़ाना है तो उनको आरक्षण की व्यवस्था दूसरे संस्थानों में भी करनी होगी। हम फिर से वापस लौट रहे हैं अपनी बात पे। नेक्स्ट पॉइंट है 7th, प्योर साइंस, विशुद्ध विज्ञान। शुद्ध अनुसंधान पर बहुत अधिक बल, और इन्होंने ये कहा कि हमको अनुसंधान के लिए अनुसंधान करना है। शोध का उद्देश्य सुधार करना नहीं है, बल्कि वस्तु स्थिति को बताना है, स्थिति वास्तव में क्या है। जबकि परंपरावादी इसके विपरीत मत रखते हैं। बाद में उत्तर व्यवहारवाद में ये मत बदला, और हमने ये कहा कि हमको केवल रिसर्च नहीं करना है। हमने 2 बातों पर उसमें विशेष बल दिया। एक था एक्शन और दूसरा था रेलेवेंस। एक्शन क्या था कि हमको अपने सामाजिक संदर्भों को, हमको अपने जो समाज का सच है, जो समाज की समस्याएं हैं, उसमें उनके निवारण में, उनके सॉल्यूशंस बताने में सक्रिय सहभाग करना चाहिए। और दूसरा, हमारा जो रिसर्च है वो सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में, समाज की चुनौतियों के संदर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए। लेकिन व्यवहारवाद में हम लोग प्योर साइंस की तरफ बहुत अधिक बल देते रहे। हमने राजनीति विज्ञान को उसी ढंग का, उसी तरह का अनुशासन बनाना चाहा जैसे भौतिक विज्ञान है, और जैसे दूसरा जैसे केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन, यानी कि समायोजन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य के व्यवहार को अगर हम संपूर्णता में समझना चाहते हैं तो हमें उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवहार को खंड खंड करके नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसको इंटीग्रिटी में, संपूर्णता में, समग्रता में समझना चाहिए। और यही वो सूत्र है जिसने राजनीति के अध्ययन को, राजनीति विज्ञान के अध्ययन और रिसर्च को इंटरडिसिप्लिनरी बनाया, अंतः अनुशासनात्मक बनाया, और दूसरे विज्ञानों में जो विकसित हुई पद्धतियां हैं या विकसित हुई अवधारणाएं हैं उनको खुले मन से अपने विज्ञान में प्रयोग करने और स्वीकार करने की तरफ ध्यान दिया। आज हम देख रहे हैं कि राजनीतिक संस्कृति तो मूलतः समाजशास्त्र की अवधारणा है, राजनीतिक समाजीकरण भी मूलतः समाजशास्त्र की अवधारणा है, और ऐसी बहुत सी अवधारणाएं हैं जिनको हमने मनोविज्ञान से, समाजशास्त्र से और इवन नृशास्त्र से, प्राणी विज्ञान से व्यवस्था की संकल्पना हमने ली, और इसमें हमें कोई संकोच या कोई ग्लानि नहीं है, क्योंकि हमने अपने विषय को इंटरडिसिप्लिनरी बनाया। हमारे विषय में कुछ अच्छा है, कोई नई तकनीक, कोई नई पद्धति विकसित हुई है, कोई नया उपागम विकसित हुआ है, तो दूसरे विषय भी उससे सीखें, और दूसरे विषयों में अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो हम भी उससे सीखें। इस बात पर बल दिया। ये थी व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाएं, इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस, जिन पर व्यवहारवाद टिका हुआ था। अब प्रमुख आलोचनाएं यानी कि मेजर पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म क्या हैं व्यवहारवाद के, इसको समझते हैं। सबसे मुख्य आलोचना परंपरावादियों ने की, इसकी बात हम कर चुके हैं। इसमें मुख्यतः माइकल ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस, हन्ना अरेंट, एरिक वॉयगलिन के जो लेखन हैं, उनके जो विचार हैं वो आते हैं।
हालांकि बाद के समय में हम देखें तो व्यवहारवाद और परंपरावादियों के बीच जो एक खाई थी विचार की, जो एक संघर्ष था विचारों का, वो उतना तीक्ष्ण उतना तीव्र नहीं रह गया। दोनों ने ये स्वीकार किया कि अतिवादिता से बचना चाहिए। व्यवहारवादियों ने भी मूल्यों के महत्व को समझा और कहीं ना कहीं परंपरावादियों ने भी इस बात का समर्थन किया कि हाँ, नई पद्धतियों और नई जो तकनीक है उसके हमारे आत्मसातीकरण पर कोई हमको रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जहाँ से भी जो अच्छा मिल रहा है उसको हमको समझना और सीखना चाहिए। दूसरी आलोचना आई कठिन भाषा को लेकर के। कई परंपरावादियों ने यह आरोप लगाया कि व्यवहारवाद ने भाषा जो ऑलरेडी क्लिष्ट है समाज विज्ञानों की, उसको और अधिक क्लिष्ट बनाने में योगदान दिया है और इसका परिणाम ये हुआ है कि आम आदमी राजनीति का विश्लेषण तो करने की बात दूर है, जो हम लिख रहे हैं, जो हम व्यवहारवादी शोध में जो कुछ रिसर्च कर रहे हैं, निष्कर्ष दे रहे हैं, उनको समझ भी नहीं पा रहा है। लेकिन इसका बचाव किया व्यवहारवादियों ने इस ढंग से कि किसी स्थिति को वास्तव में बताने के लिए हमको एप्रोप्रिएट शब्द बताना ही होता है। मैं इसका ऐसा एग्जांपल देता हूँ, प्रेम और प्यार है, दो एक जैसे शब्द लगते हैं, दया ममता दो एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन इन सबके अपने संदर्भ हैं, इन सबके अपने अर्थ हैं। अगर हम सही जगह पर सही सटीक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते तो इससे कहीं ना कहीं अर्थ भिन्न या अर्थ वैभिन्न मीनिंग के डिफर हो जाने की संभावना बनी रहती है। तीसरा इसकी आलोचना थी कि इसने सभी मूल्यों को बराबर माना, मूल्य छोटे बड़े हो सकते हैं। हाँ, ये आरोप व्यवहारवादियों पर एक हद तक सही है कि सभी मूल्यों को बराबर माना और उसने मूल्यों की उपेक्षा की। हालांकि बाद में उत्तर व्यवहारवाद में इसको स्वीकार किया कि हाँ, मूल्यों के अध्ययन का भी अपना महत्व है। अगला आरोप आया उदार लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थक। इसको लियो स्ट्रेस ने तो ये कहा कि हम वस्तुनिष्ठता की आड़ में, व्यवहारवाद की आड़ में कहीं ना कहीं जो राजनीति वैज्ञानिक हैं अमेरिका के, उन्होंने उदार लोकतांत्रिक मूल्यों यानी लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज का समर्थन किया और इसको इन्होंने डेमोक्रेटिज्म का नाम दिया। लियो स्ट्रेस से ये संकल्पना जुड़ी हुई है, इसको ध्यान में रखेंगे। तीसरा, इन्होंने ये भी कहा कि विज्ञान का इन्होंने संकीर्ण अर्थ लिया है। इन्होंने ये कहा कि यदि हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना भी चाह रहे हैं तो क्यों ना हम ये करें कि उसका इतना विस्तृत मीनिंग समझें, उसको ऐसे लें कि उसमें मूल्यों का अध्ययन भी, वैल्यूज़ का अध्ययन भी शामिल हो जाए। तो इन्होंने ये कहा कि इन्होंने विज्ञान का अर्थ बहुत संकीर्ण लिया है, उसमें वैल्यूज़ की स्टडी को शामिल ना करके। परंपरागत राजनीति विज्ञान की विरासत की उपेक्षा की है। इसको बाद में उत्तरवर्ती समय में हमने स्वीकार भी किया कि परंपरागत राजनीति विज्ञान, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस की अपनी एक हिस्ट्री है, उसकी अपनी एक लेगेसी है, जिसमें हमें ऐसे इम्पोर्टेंट विचार मिलते हैं, और विचार भी ना मिलें तो कम से कम व्याख्या करने के लिए हमको ऐसी संकल्पनाएं मिलती हैं जो हमारी बहुत मदद करती हैं। राजनीति विज्ञान पर व्यवहारवाद का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरलिज्म ऑन पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाया। राजनीति विज्ञान में नए टूल्स, नए टेक्निक्स और नए अप्रोचेज आए। आपने देखे कि बहुत सारे उपागम राजनीति में व्यवहारवाद के आगमन के बाद हुए, जैसे सिस्टम अप्रोच, जिसको डेविडिस्टन के नाम से जोड़ के हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो गैब्रियल आमंड और जीवी पावेल ने दिया, डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, और खेल सिद्धांत है। ऐसे बहुत सारे उपागम, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हमने व्यवहारवादी क्रांति के प्रभाव स्वरूप डेवलप होते हुए देखे राजनीति विज्ञान में। राजनीति विज्ञान इंटरडिसिप्लिनरी बना। इसका परिणाम ये हुआ कि राजनीति विज्ञान विषय की लोकप्रियता भी बढ़ी, उसका एक तरीके से दूसरे विषयों से जो संपृक्ति और संबंध है वो भी विस्तृत हुआ, और हमने दूसरे विषयों से जो सीखने लायक था उसको सीखने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। नवीन पद्धतियों का प्रयोग बढ़ा। पहले हम ऐतिहासिक पद्धति से, दार्शनिक पद्धति से और संस्थात्मक पद्धति से, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से, लीगल फॉर्मल अप्रोच से स्टडी करते रहे। बाद में हमने इनकी जगह पर बिहेवियरल अप्रोच से और साइंटिफिक मेथड से, स्टेटिस्टिकल मेथड से, मैथमेटिकल मेथड से, इस साइंस में जितनी मेथड्स का इस्तेमाल हो रहा है उन सब के अध्ययन, उन सब के माध्यम से अध्ययन राजनीति विज्ञान में शुरू किया। नेक्स्ट है नए उपागम और मॉडल्स विकसित हुए। जैसा मैंने ऊपर बताया, नई अवधारणाओं का विकास हुआ, इसको भी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने ये कहा कि तृतीय विश्व के देशों में स्थापित जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं
उनका भी अध्ययन करना है, उनमें स्थायित्व की कितनी संभावनाएं हैं, वो कैसे चलेंगी, इसके अध्ययन की जब बात की गई तो नई संकल्पनाओं का सृजन की जरूरत पड़ी। और परिणाम ये हुआ कि अभी तक राजनीति विज्ञान में जो यूरो केंद्रण की प्रवृत्ति थी, हम यूरोप की और खासतौर से अमेरिका जैसे देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन से ही काम चला ले रहे थे, हमने अब ये कहा कि हमको तृतीय विश्व की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो राजनीति विज्ञान के केवल विषय क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ, बल्कि नई अवधारणाओं का भी सृजन और आगमन राजनीति विज्ञान में हुआ, जिनमें से मैंने कुछ के नाम लिए: पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और ऐसी बहुत सी अवधारणाएं राजनीति विज्ञान में आई, जिनका प्रयोग आज बहुतायत में राजनीति विज्ञान में हो रहा है। तृतीय विश्व के देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन शुरू हुआ। तो ये समग्र रूप में अगर हम कहें तो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के आगमन ने राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने में और उसको अंतःशास्त्रीय यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी बनाने में एक अहम योगदान दिया है। आप समझे होंगे, बेसिकली राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन, उसके ऑब्जेक्टिव स्टडी, उसके ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और घटनाओं की राजनीति व्यवहार से जोड़कर देखने की तरफ बल देता है। अगर हम राजनीतिक व्यवहार को समझेंगे तो हम जो राजनीतिक घटनाएं हैं उनके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। एक एग्जांपल के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हम इसको ऐसे समझें, अगर हम लीगल फॉर्मल अप्रोच से स्टडी करें तो हम ये देखेंगे कि मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे। अगर संवैधानिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से, लीगल फॉर्मल मेथड से, इंस्टीट्यूशनल मेथड से इसकी स्टडी करेंगे तो आप ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री पद के विषय में संविधान में जो प्रोविजंस किए गए हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, जो शक्तियां बताई गई हैं, वो सब मनमोहन सिंह के ऊपर भी लागू होती हैं और वही सब जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर भी लागू होती हैं। लेकिन अगर हम भारत के एक पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में रिएक्शंस को देखना चाह रहे हैं, उसके रेस्पॉन्सेस को देखना चाह रहे हैं, दूसरे देशों के साथ उसके संबंधों को समझना चाह रहे हैं, तो हमको इससे ज़्यादा कि प्रधानमंत्री पद की शक्तियाँ क्या हैं, उसके दायित्व क्या हैं, उसका इतिहास क्या है, वो कैसे गठित होता है, इस पद पर काम करने वाले कर्ताओं, नेतृत्वकर्ताओं डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक व्यवहार को समझना पड़ेगा। इसको मैं अपनी कक्षाओं में ऐसे समझाता हूँ कि पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय लोग क्या करते थे, ये हो रहा था कि पाकिस्तान के साथ संबंध हम डोजियार भर के भेजते थे, समझाने बुझाने पर ज़्यादा बल देते थे। लेकिन उसी पद पर उन्हीं शक्तियों के साथ एक व्यक्ति जब दूसरा उस संस्था में आता है तो हमारे रिएक्शंस और रेस्पॉन्सेज बदल जाते हैं। आज सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, और कहीं ना कहीं वो रिएक्शंस, वो रेस्पॉन्सेज नहीं हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के थे। गलत हैं या सही हैं इस पर हम कभी फिर लौटेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब आप ये समझें कि क्या प्रधानमंत्री पद की जो शक्तियाँ, दायित्व, उसके कानूनी औपचारिक पहलू हैं, उनका अध्ययन हमको वास्तविकता बताने में ज़्यादा सहायक है या फिर राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन? निश्चित तौर पे राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर के, या भारत चीन संबंध हो सकते हैं, भारत अमेरिका संबंध हो सकते हैं, या कोई घरेलू नीति हो सकती है, तो हमको इससे ज़्यादा कि उस पद का दायित्व, कर्तव्य, नियुक्ति और ये सब क्या है, इतिहास क्या है, हमको उस पद पर काम करने वाले, उस संस्था में काम करने वाले व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यही व्यवहारवाद का आग्रह था। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल कल्चर यानी राजनीतिक संस्कृति के अवधारणा को। तब तक के लिए आप चैनल पर जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और साझा करने की जिम्मेदारी बाकी लोगों के साथ आप स्वयं लें ताकि हम लोग नया कंटेंट डेवलप कर सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।